गुड मॉर्निंग। डिजिटल टीचिंग लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं निकेत कुमार प्रस्तुत हूँ नवम वर्ग अर्थशास्त्र विषय का 5वां इकाई कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दूसरा वीडियो लेकर। आज हम लोग देखेंगे कि फसल के कितने प्रकार होते हैं, खाद्यान्न के कौन कौन से स्रोत हैं और अंत में देखेंगे खाद्य सुरक्षा क्या और क्यों आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम अपनी समझ बनाते हैं फसल के प्रकार पर। फसल का जो प्रकार है उपभोग की दृष्टि से इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रकार उपभोग की दृष्टि से इसको हम उपयोग की दृष्टि से इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है खाद्य फसल और दूसरा है नगद फसल। यानी कि कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स। तो आइए समझते हैं कि खाद्य फसल किसे कहते हैं और नगद फसल किसे कहते हैं। खाद्य फसलों से हमारा तात्पर्य है कि वैसे कृषि उत्पाद जिनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। जिन फसलों का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, खाद्य फसल। नाम से ही जाहिर होता है। तो खाद्य फसल के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, खाद्य फसल के। अब दूसरा जो फसल है वह है कैश क्रॉप्स यानी कि नगद फसल। तब वैसी फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसको हम खाद्य अपने उपभोग के लिए नहीं, सीधे हम बाजार में ले जाकर इसको हम बेचते हैं और उससे जो कैश प्राप्त होता है उससे अपनी हम अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे फसल को हम लोग नगद फसल कहते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से आ सकते हैं फसल, वो हो गया ईख हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तिलहन, दलहन, आम, केला, लीची इत्यादि। यानी कि कहने का मतलब कि यह जो हमारा इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उसके बदले में किसान को या उत्पादक को नगद पैसा प्राप्त होता है। इसीलिए इसको हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, नगद फसल। ये हो गया खाद्यान्न फसल। क्लियर है। अब एक दूसरा भी फसल का बंटवारा होता है। फसल का उसको हम लोग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वह होता है कि फसल को रोपने और फसल को काटने के समय के लेकर, क्योंकि हर एक फसल को अलग अलग जलवायु में, मौसम में उसको रोपा जाता है और अलग अलग मौसम में उसको काटा जाता है, क्योंकि यह उसके लिए आवश्यक है। तो क्योंकि फसल को जब रोपा जाता है तो उसके सीडलिंग के लिए अलग वातावरण, अलग मौसम की आवश्यकता होती है। उस समय एक खास टेम्परेचर चाहिए, एक नियत वर्षा होनी चाहिए, उस वायु में एक फिक्स आर्द्रता होनी चाहिए। तो यह मौसम के अनुसार बदलते रहता है। तो इस मौसम के अनुसार हम लोग फसल को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है ना। वो 4 कौन कौन से प्रकार हैं हम देखें। पहला है वह है हमारा भदई। भदई
या इसको हम लोग शरदकालीन फसल भी बोलते हैं। भदई या शरदकालीन फसल, ये हो गया पहला। अब भदई क्यों कहा जाता है? हिंदी के जो माह है उसमें एक भादो माह आता है, तो इसका जो कटनी होता है वह किस महीने में होता है? भादो माह में होता है। इसलिए इस फसल का नाम दिया गया है भदई या शरदकालीन फसल। और भादो महीने में शरदकाल शुरू हो जाता है, इसलिए इसको शरदकालीन फसल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे फसल को हम लोग मई जून में रोपना शुरू कर देते हैं, उसकी रोपनी शुरू हो जाती है और यह फसल तैयार होता है अगस्त सितंबर में। इसको हम अगस्त सितंबर में काट लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आ सकते हैं? इसके अंतर्गत जो फसल आते हैं वह है मक्का, ज्वार और जूट। यह जो फसल है मुख्यतः 3 फसल वह भदई के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? दूसरा है वह है खरीफ। अभी जो मौसम चल रहा है उस मौसम में खरीफ फसल का ही कटनी हो रहा है। इसको हम लोग अगहनी या शीतकालीन फसल बोलते हैं। क्लियर है? अब खरीफ फसल या अगहनी इसलिए कि इसको अगहन माह में, ठीक है ना, इसको इसकी कटनी होती है, इसलिए इसका नाम है अगहनी हिंदी माह के अनुसार। और इसको खरीफ भी बोलते हैं और शीतकालीन यानी कि जाड़े के दिनों में इसकी कटनी होती है, इसलिए इसका नाम शीतकालीन फसल भी होता है। इस फसल को हम लोग जून के महीने में इसकी रोपनी करते हैं और अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो माह चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में इसकी कटनी होती है। इसका सबसे प्रमुख जो फसल है वह है धान। ठीक है ना? इसका जो सबसे प्रमुख फसल है वह धान। ठीक है ना? क्लियर है? तो हमने देखा यह खरीफ अभी जो धान की कटनी बड़ी जोर शोर से चल रही है, इसके अंतर्गत धान आता है प्रमुख, सबसे प्रमुख। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा जो है वह हमारा है रबी। ठीक है ना? खरीफ के बाद आता है रबी फसल। रबी फसल को हम लोग बसंतकालीन फसल भी बोलते हैं, क्योंकि बसंत के महीने में इसकी कटनी होती है। वसंत कालीन फसल। क्लियर है? तो स्वाभाविक है जब यह खरीफ हुआ, अभी हम कटनी कर रहे हैं नवंबर में, तो हम लोग क्या करते हैं, रबी का जो रोपनी होता है वह अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है? और इसकी कटनी बसंत काल में यानी कि मार्च अप्रैल महीने में इसकी कटनी हो जाती है। और इसके अंतर्गत जो फसल आते हैं उसमें से मुख्य है, जैसे धान खरीफ का है तो यह बसंतकालीन जो फसल है उसका होता है गेहूँ, मुख्य फसल। और भी फसलें हैं वह कौन कौन सी हैं, जैसे जौ हो गया, चना हो गया, खेसारी हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, सरसों हो गया, यानी कि जितना दलहन तिलहन वाला है फसल वह सब किसके अंतर्गत आता है? रबी या वसंतकालीन फसल के अंतर्गत। क्लियर है? एक और तरह का यहाँ पर फसल होता है, इसको हम लोग गर्मा कहते हैं, गर्मा फसल। ठीक है ना? गर्मा को हम लोग ग्रीष्मकालीन भी बोल सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल। इसमें क्या होता है कि यह वैसे क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो और उसका जो मिट्टी होता है, ज़मीन होता है, वह नमी वाला ज़मीन होता है, वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। और इसका प्रमुख जो उत्पाद है वह है सब्जी।
या नालंदा, पटना के गंगा किनारे के तट पर इस तरह का जो मिट्टी होता है उस पर खास तरह की सिंचाई की सुविधा विकसित करके और वहाँ पर सब्जी की खेती की जाती है। तो ऐसे फसल को हम लोग गर्मा या ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। इसके सब्जी के अतिरिक्त कुछ विशेष किस्म के धान और मक्का भी होते हैं जो गर्मा फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने फसलों का वर्गीकरण देखा, प्रकार देखा, जिसको हम लोग उपभोग के आधार पर दो भागों में हम लोगों ने बांटा, खाद्यान्न फसल या खाद्य फसल, दूसरा हमारा है नगदी फसल, और उसके रोपने और काटने के हिसाब से लेकर यानी मौसम के हिसाब से लेकर हमने इसको चार भागों में बांटा। पहला है हमारा, ठीक है ना, देखा हमने भदई, खरीफ, रबी और गर्मा। क्लियर है? तो हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया, पहला जो बिंदु था वह हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आइए दूसरा देखते हैं, वह है हमारा खाद्यान्न के स्रोत। ठीक है, तब खाद्यान्न के स्रोत से हमारा क्या तात्पर्य है इसको समझने का प्रयास करेंगे। खाद्यान्न के जो स्रोत है इसका मतलब होता है कि जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता, कितना उसकी उपलब्धता है, ठीक है ना, वही खाद्यान्न का स्रोत है। यानी कि खाद्यान्न के स्रोत हम ज़रूरत के अनुसार खाद्य पदार्थों की पूर्ति पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? खाद्य पदार्थों की पूर्ति यानी कि उसके सप्लाई पर बल देते हैं। और खाद्यान्न के स्रोत जो हैं वह इस प्रकार है, वह चार खाद्यान्न के स्रोत होते हैं। ठीक है ना, एक हो गया गहन कृषि, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा कृषि नीति, तीसरा हो गया हमारा आयात नीति, और चौथा हो गया हमारा, वो हो गया जरूरत से अधिक उपज नीति। जरूरत से अधिक उपज नीति। बारी बारी से इन चारों बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला हम लोग चर्चा करते हैं गहन कृषि। गहन कृषि एक वैसी विधि है जिसमें कम जमीन पर अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, या एक साल में कई एक फसलों का हम लोग उत्पादन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? गहन कृषि। यानी आधुनिक तकनीक का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, और जिसके कारण क्या होता है? कृषि उपज में वृद्धि होती है, और कृषि उपज की वृद्धि का मतलब है कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि, और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का वृद्धि का मतलब होता है खाद्यान्न का स्रोत। अभी हमने आपको बताया, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। क्लियर है? दूसरा है कृषि नीति। जब कृषि की सरकारी नीति उदारवादी होती है, लिबरल होती है, तो कृषक खुश होकर कृषि कार्य करते हैं और नए नए तकनीक का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया से कृषक आज उपज को ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है ना, उत्पादन करते हैं। क्लियर है? जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का मतलब है क्या?
खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि। क्लियर है। उसके बाद से तीसरा जो है आयात नीति। आयात नीति का मतलब कि सरकार अपना आयात नीति इस प्रकार बनाती है कि किसी खाद्य फसल का उत्पादन इतना नहीं हो पाता है जो वहाँ के जनसंख्याओं के लिए पर्याप्त हो, तो सरकार ऐसी नीति बनाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे खाद्य पदार्थों का आयात कर सके ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। क्लियर है। और चौथा है वह ज़रूरत से अधिक उपज नीति। जब ज़रूरत से अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, ज़रूरत से अधिक मतलब कि मान लिया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर भारत की जनसंख्या के लिए 200 मिलियन, ठीक है ना, मैट्रिक टन अगर खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम हमेशा इससे अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करें ताकि इसकी कमी महसूस न हो। जब भविष्य में हमको और ज़्यादा खाद्यान्न फसल की आवश्यकता हो तो किसी हम अन्य देश पर निर्भर ना होकर वह स्वयं इसका उत्पादन कर सके, इसको भंडारित रख सके, ताकि आने वाले मुसीबतों में यह हमारा सहारा बने, इसका हम उपयोग करें। क्लियर है। तब इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि खाद्यान्न की उपलब्धता में इन 4 स्रोतों से, ठीक है ना, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं खाद्यान्न सुरक्षा। एक खाद्यान्न सुरक्षा क्या होता है? वह है अभी हम लोग चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा? इस प्रकार हम लोग देखा कि खाद्यान्न में वृद्धि भविष्य में होने वाले उपज की कमी को दूर करता है, अर्थात खाद्यान्न का सबल स्रोत किसी भी राष्ट्र को क्या बनाता है? धनी बनाने का एक पहचान होता है कि वो राष्ट्र क्या है? सबल है, धनी है। क्लियर है। हम लोग क्या करने वाले थे? अब तीसरा अंतिम पॉइंट वो था हमारा खाद्य सुरक्षा। ठीक है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु, यानी कि भोजन किसी भी इंसान का सबसे आधारभूत ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। और खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उससे प्राप्त करने के सामर्थ्य से है। यानी कि सबको क्या मिले? सबके लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो, सबके पास इसकी आसानी से पहुंच हो सके और सबको इसको खरीदने के लिए सामर्थ्य हो, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत हो। हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम? 3। ठीक है ना। अभी हमने चर्चा की। पहला है खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता। क्लियर है। दूसरा है हमारा, वह है खाद्य पहुंच। तीसरा है सामर्थ्य। देखते हैं इन तीनों आयामों की चर्चा करते हैं हम लोग। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य है कि देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात
और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। यानी कि यह खाद्य उपलब्धता तीन दृष्टि से देख सकते हैं। पहला है, ठीक है ना, जो देश के अंदर खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन हो रहा है वह। दूसरा है सरकार जो खाद्यान्न पदार्थों की आयात करती है वह। और तीसरा है कि सरकारी जो गोदामों में जो खाद्यान्न पदार्थों का स्टोर किया गया है, संचित किया गया है पिछले वर्षों में, इस साल नहीं, इस साल तो उत्पादन हो रहा है, पिछले साल जो संचित करके रखा गया है, ये तीनों को जब मिला देते हैं वही हो गया, क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उपलब्धता। यानी कि उतना सरकार के पास खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध है और इस खाद्यान्न पदार्थ को क्या करना है, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचाना है। तो दूसरा क्या है, खाद्य पहुंच। यानी कि जो खाद्य फसल है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध रूप से क्या होना चाहिए, उसके पास पहुंच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाद्य फसल हो गया और कुछ सीमित लोगों के पास ही खाद्य फसल पहुंच रहा है, तो यह खाद्य सुरक्षा नहीं है। वह क्या होना चाहिए, खाद्य फसल प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के पहुंचनी चाहिए। वह खाद्य सुरक्षा का दूसरा आयाम है। तीसरा जो आयाम है वह है सामर्थ्य। यहाँ सामर्थ्य का मतलब है कि लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा पौष्टिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनको खरीदने के लिए धन की उपलब्धता से है। यानी कि ऐसा नहीं कि अपने पौष्टिक पदार्थ को, पौष्टिक भोजन को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को वह त्याग दे, ऐसा नहीं। उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन के अलावा, उसकी पूर्ति करने के बाद पौष्टिक जो भोज्य पदार्थ है उसको खरीदने की उसके अंदर सामर्थ्य हो, क्षमता हो, वह है खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम। अर्थात किसी देश अथवा राज्य में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य मतलब कि खास गुणवत्ता वाला, मतलब कि एक आइडियल उसका क्वालिटी होना चाहिए, स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। और तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, यानी खाद्य पदार्थ निर्बाध रूप से सभी लोगों को मिलता रहे। यह क्या हो गया, यह किसी भी राष्ट्र या देश के लिए खाद्य सुरक्षा इन तीनों से ही सुनिश्चित होती है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि खाद्य सुरक्षा क्यों, समाज का अधिक जो गरीब वर्ग हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होता है। हम जानते हैं जो गरीब होते हैं उनको सालों भर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, यानी कि वह असुरक्षित हैं खाद्य फसल की दृष्टि से, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं। जो कौन, जो अधिक गरीब वर्ग के लोग हैं वे। परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के बर्बाद होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो बीपीएल से ऊपर एपीएल में रहते हैं, लोग भी क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही क्या चाहिए, हमको खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं, ऐसे मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए।
तो फिलहाल हम लोगों ने 3 बिंदु की चर्चा की। आज हम लोग इतना ही इसकी रखेंगे। अगले वीडियो में जो इसका रेस्ट भाग बच गया है उसकी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।